हेलो स्टूडेंट्स, मैं आई के आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं YFCC के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। हम जो है चर्चा कर रहे हैं भारत के संवैधानिक विकास क्रम की। इसके अंतर्गत हमने चर्चा की कि ब्रिटिश कालीन शासन व्यवस्था को हम दो रूपों में बांट के देखते हैं। सबसे पहला है कंपनी का शासन, जिसका समय है 1773 ईस्वी से लेके 1858 ईस्वी तक का, और दूसरा है वो है ताज का शासन, जिसका समय है 1858 से लेकर 1947 ईस्वी तक का। हमने देखा कि कंपनी का जो शासन है उसमें अलग अलग समय पर अलग अलग एक्ट या अधिनियम लाए गए, जिनकी सूची इस प्रकार है। और इन एक्टों का हमने हमारे प्रीवियस जो चैप्टर्स हैं और हमारे लेक्चर्स हैं उसमें हमने इनके बारे में डिटेल से चर्चा की है कि इन एक्ट्स के मुख्य प्रावधान क्या थे और उनके लाने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या थे। इनके बारे में आप जो है हमारा जो आई बटन है इस पर क्लिक करके और हमारी प्लेलिस्ट में जाके इनके बारे में आप डिटेल से देख सकते हैं। अब आगे आने वाली कड़ियों में हम जानेंगे ताज या क्राउन का शासन। ताज या क्राउन के शासन के अधीन जो अलग अलग समय पे एक्ट लाए गए, अधिनियम लाए गए, उनकी लिस्ट इस प्रकार है। इन एक्टों में जो प्रावधान किए गए और इनके जो मुख्य उद्देश्य थे उनके बारे में हम डिटेल से आगे आने वाली कड़ियों में चर्चा करने वाले हैं। आज जो हम चर्चा करेंगे वो है 1858 का भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम। जानेंगे इसकी पृष्ठभूमि के बारे में। इससे पहले कंपनी के शासन के अधीन जो एक्ट लाए जा रहे थे, जिन्हें चार्टर एक्टों की एक श्रृंखला थी, जिसमें हम देखते हैं कि हर एक्ट में एक ऐसा प्रावधान किया जाता था जिसमें मेंशन होता था कि कंपनी का शासन अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ाया जा रहा है। लेकिन 1858 से पहले जो एक्ट आया था, जिसे 1853 के चार्टर एक्ट के नाम से जानते हैं, उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया था जिसमें कि मेंशन हो कि कंपनी का शासन अगले कितने वर्षों के लिए बढ़ाया जा रहा है, जिससे यह स्पष्ट हो गया था कि आने वाले समय में कभी भी कंपनी का शासन समाप्त किया जा सकता है। इसी रूप में आगे चल के 1857 में एक बड़ा क्रांतिकारी विद्रोह होता है, जिसे 1857 का क्रांतिकारी विद्रोह या भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे कंपनी का जो शासन था उसमें जितने भी दोष थे वो उभर के सामने आ जाते हैं और कहीं ना कहीं ब्रिटेन की सरकार को अवसर प्राप्त हो जाता है कंपनी के शासन को समाप्त करने के लिए। तो इसी रूप में कंपनी का शासन समाप्त करके ब्रिटेन की सरकार क्राउन के अधीन जो है भारत की शासन व्यवस्था को ले लेती है। तो ये इसकी पृष्ठभूमि रही जहां से जो है ताज का शासन शुरू होता है। अब जानेंगे 1858 के भारत शासन अधिनियम के लाने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या थे। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य ये था कि जैसे 1857 का बड़ा क्रांतिकारी विद्रोह हुआ है, ऐसे विद्रोह की आगे आने वाले भविष्य में पुनरावृत्ति न हो, और इसी के साथ भारत का उपयोग है ब्रिटेन के औपनिवेशिक हितों के रूप में करने के उद्देश्य से यह एक्ट लाया गया। अब जानेंगे इस एक्ट के प्रमुख प्रावधान क्या थे। इस एक्ट के प्रमुख प्रावधानों को तीन रूपों में हम देखते हैं, या तीन प्रमुख बिंदुओं के अंतर्गत इस एक्ट के जो प्रावधान है उसको हम कवर करेंगे, जो इस प्रकार है। इस एक्ट का पहला प्रावधान था कंपनी के शासन की समाप्ति। इस कानून के द्वारा या इस एक्ट के द्वारा भारत का जो शासन है वो कंपनी के हाथों से लेकर ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया था। इस रूप में यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि यह कार्य महारानी विक्टोरिया जो थी उस समय की तत्कालीन महारानी, उसकी ओर से राजकीय घोषणा द्वारा यह कार्य किया गया था, जिसे भारत में उस समय के भारत के जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। उन्होंने एक दरबार का आयोजन किया और इलाहाबाद में 1 नवंबर 1858 को इसकी जो है उद्घोषणा की। इस एक्ट का दूसरा मुख्य प्रावधान था द्वैध शासन की समाप्ति। द्वैध शासन के रूप में हम देखते हैं कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके द्वारा सत्ता के दो केंद्र हो गए थे। एक था निदेशक मंडल और एक था नियंत्रण मंडल, जिन्हें क्रमशः बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से जानते थे। तो इस तरह से सत्ता के दो केंद्र होने को ही द्वैध शासन के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस एक्ट के माध्यम से निदेशक मंडल और नियंत्रण मंडल को समाप्त कर दिया गया था और उनके जितने भी अधिकार थे और उनके पास जो भी पावर्स थी वो सभी भारत सचिव को दे दिए गए थे। तो इस तरह से
इस एक्ट के माध्यम से द्वैध शासन की वापस से समाप्ति हो जाती है। इस एक्ट का तीसरा और महत्वपूर्ण प्रावधान था नए पदों का सृजन। इस रूप में 2 महत्वपूर्ण पदों का सृजन किया गया। एक पद का सृजन ब्रिटेन में किया गया था और दूसरा जो पद है उसका सृजन भारत में किया गया था। सबसे पहले जानते हैं ब्रिटेन में सृजित किए गए पद के बारे में। ब्रिटेन में भारत का राज्य सचिव नाम से एक नया पद सृजित किया गया था। यह ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था और यह ब्रिटिश संसद के प्रति ही उत्तरदायी होता था। इसके सहायतार्थ 15 सदस्यीय एक परिषद का भी गठन किया गया था जिसे भारत परिषद के नाम से संबोधित किया जाता था और यह एक सलाहकारी निकाय था और इसका जो अध्यक्ष है वह भारत के राज्य सचिव को बनाया गया। तो इस तरह से यह जो बॉडी है इसे गृह सरकार के नाम से जाना जाता था। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि इन 15 सदस्यों में से 8 सदस्य जो होते थे उनकी नियुक्ति ब्रिटिश क्राउन के द्वारा की जाती थी और बचे हुए 7 सदस्यों की जो चयन है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा किया जाता था। अब जानेंगे भारत में जिस पद का सृजन किया गया। भारत में भारत का वायसराय नाम से एक नया पद है उसका सृजन किया गया। जो भारत का गवर्नर जनरल होता था वो भारत में ब्रिटिश राज के प्रतिनिधि के रूप में इस एक्ट के माध्यम से कार्य करने लगा था। तो इस कारण से उसे भारत का वायसराय जो है अब से कहा जाने लगा। ठीक है, तो इस रूप में जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल हुआ या यूँ कहें कि भारत का प्रथम वायसराय जिसे बनाया गया वो था लॉर्ड कैनिंग। तो ये था 1858 का भारत शासन अधिनियम जिसके बारे में हमने आज चर्चा की। आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे।